नमस्कार। प्रेम की बात आपके साथ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे और वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। इस समय चर्चाएं बहुत ज़ोरों पर है और कई सारे इस पे वीडियो भी बने हैं। लोग अपने स्तर से इसका विश्लेषण भी कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भाजपा में अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया क्या है, कैसे उसमें अध्यक्ष चुना जाता है। और अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका तो कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव था और उसी के तुरंत बाद महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव थे, इसलिए उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया। साथ ही साथ अब चूंकि कोई इलेक्शन तुरंत में नहीं है, आने वाले समय में बिहार का इलेक्शन इस साल के लास्ट में होने वाला है, तो ये चर्चाएं जोरों से उठ गई है कि भाजपा अब अध्यक्ष को चुनेगी या नहीं। साथ ही साथ इस प्रक्रिया को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा लोग, आपने सुना होगा, लोग ये कहते हैं कि ये जो आज की बीजेपी है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या नरेंद्र मोदी के कह देने मात्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है या चुन लिया जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एक सारी प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया के माध्यम से इसको प्रोसेस किया जाता है और खबरें जो आ रही है उसमें ये इस प्रक्रिया को पिछले 6 महीने से पूरा चरणबद्ध तरीके से इसको काम किया जा रहा है और आज ये अंतिम लेवल पर पहुंच गया है। क्योंकि खबर ये भी है कि होली के बाद और रामनवमी के पहले तक जो भाजपा के अध्यक्ष नए बनेंगे, उनकी चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो आज इसी पे बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये मैं बताऊंगा कि अभी जितने भी लोगों का नाम चल रहा है, आपने भी कई लोगों का नाम सुना होगा, उसमें से सबसे मजबूत प्रबल दावेदार 2 कौन से हैं, आज मैं उनके बारे में बताऊंगा। हो सकता है कि मेरी जो सोर्सेज है, मेरे जो अनुमान है वो गलत हो सकते हैं, लेकिन हमने जो रिसर्च करके निकाला उसमें ये पाया कि ये जो 2 नाम है वो प्रमुखता से लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ इनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। तो इसी को जानने की कोशिश करेंगे, तो इसी को थोड़ा समझते हैं कि आखिर भाजपा में ये प्रक्रिया होती कैसे है। तो भाजपा का जो प्रोसेस है दोस्तों, उसमें भाजपा के अध्यक्ष को चुनने के लिए सबसे पहले एक हर पार्टी का संविधान होता है, वो भाजपा के अंदर भी है। इसके बाद शुरुआती क्षणों में संगठनात्मक चुनाव की घोषणा होती है। चुनाव प्राधिकरण, इलेक्शन अथॉरिटी की नियुक्ति होती है जो चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संगठनात्मक चुनाव कराए जाते हैं। इसके साथ सदस्यता अभियान, नए सदस्यों को जोड़ने और पुरानी सदस्यता का नवीनीकरण करने का अभियान चलता है। सदस्यता अभियान के बाद पार्टी के अंदर बूथ मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर चुनाव होते हैं। उसके बाद प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होता है। प्रत्येक राज्य में प्रदेश अध्यक्ष चुने जाते हैं जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी के साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होता है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय परिषद द्वारा किया जाता है। अगर इसमें कोई एक से ज़्यादा उम्मीदवार है तो वो नामांकन करते हैं और ऐसे स्थिति में वोटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो होती है, अदरवाइज निर्विरोध ही चुने जाते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को इतना किया जाता है कि एक आम सहमति बने और इसी के साथ एक मत पर लोग पहुंचे कि इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, ये आप सभी को पता होगा। और जब कोई आवश्यकता होती है तो इनके कार्यकाल को आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि अभी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को किया गया था, ये आप सभी को पता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भूमिका भी अहम होती है। अध्यक्ष के चयन के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष के कामकाज की निगरानी करती है और पार्टी की जो आगे की रणनीति होती है उसको तय करने का काम भी करती है। इसमें जो कि मैंने पहले बताया, विशेष परिस्थितियां जिसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूं, अगर अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने से पहले वह पद छोड़ते हैं तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी वरिष्ठ नेता को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है, जिसके चलते पार्टी की जितनी भी कार्य प्रणाली है वो सुचारू रूप से चल सके जब तक कि नए अध्यक्ष का चुनाव न हो जाता। यह भी एक प्रक्रिया है। अब दोस्तों, संभावित नाम तो बहुत सारे आपने देखे होंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो आरएसएस है, आरएसएस का इसमें दखल होता है। आरएसएस को जो लोग पसंद करते हैं, जिस नाम की पुष्टि आरएसएस करता है, जिसे चाहता है, वही भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। लेकिन वास्तविकता इसके अलग। भाजपा नामों को चयन करके आरएसएस के पास भेजती है और उन्हीं नामों में से किसी एक नाम पर आरएसएस भी अपनी मुहर को लगाता है। ऐसा नहीं होता है कि आरएसएस बोलता है कि आप इसको बनाइए, नामों को प्रस्तावित करने का काम आरएसएस नहीं करता। वो सारी प्रक्रिया भाजपा के अंदर ही होती है और कहीं ना कहीं आरएसएस से उस पे विचार मांगा जाता है कि हमने इन नामों का चयन किया है और इसी में से हम अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात वो ये होती है, भाजपा के अगर पिछले जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं उनके कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो उसमें महत्वपूर्ण ये होता है दोस्तों कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसकी संगठन में भूमिका कैसी रही है, वो संगठन में कैसा काम किया है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और ये मान के चलिए कि जो भी अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो कहीं ना कहीं संगठन से जुड़ा व्यक्ति ही बनेगा। इसके कई सारे उदाहरण हैं जो चुनाव में आपने देखा होगा, और खासकर लोकसभा चुनाव के बाद जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए उनको अगर आप नजर डालें तो आपको ये बात स्पष्ट तौर पे दिखाई देगी कि किस प्रकार से संगठन, साथ ही साथ नेताओं की जो रैली होती है और आरएसएस की भूमिका रही है, जिसके वजह से भाजपा चुनाव लड़ी और बड़ी सफलता उसने हासिल किया। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं सिर्फ 2 नामों की चर्चा करूंगा और निश्चित तौर पे ये जो 2 नाम हैं ये अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में सबसे
ऊपर हैं और ये मान के चलिए कि इन्हीं में से कोई एक बनने जा रहा है। तो सबसे पहला नाम जो इस रेस में है उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, और दूसरे नाम को भी मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा इस नाम की चर्चा पे भी, इनके बारे में भी जानना जरूरी है कि आखिर ये नाम चर्चा में क्यों आया। तो थोड़ा मनोहर लाल खट्टर के बारे में जानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर इस रेस में कैसे पहुंचे। तो दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर का राजनीतिक सफर जो है वो काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने संगठन से ही अपनी भूमिका को स्टार्ट किया था और बहुत कम उम्र में ही आरएसएस के साथ जुड़ गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये संगठन में जुड़ने के बाद 1994 में बीजेपी हरियाणा इकाई के संगठन महामंत्री बने और लगभग 10 सालों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद 2004 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने और हरियाणा में संगठन का विस्तार मजबूती से किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी की शानदार प्रदर्शन में उनका जो भूमिका था वो बहुत ही अहम था। इसके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री ये बने। 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहली बार करनाल सीट से विधायक बने। करनाल से विधायक बनने के बाद बीजेपी को राज्य में पूर्ण बहुमत की पहली बार सरकार बनी, जिसमें भाजपा ने 47 सीटें जीती थी। हरियाणा में इससे पहले गैर जाट मुख्यमंत्री नहीं बना था। इस मिथक को भी भाजपा ने तोड़ा था, मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर। 2019 में फिर से करनाल से विधायक बने और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत भाजपा को नहीं मिलने की वजह से जेजेपी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार इन्हें चलानी पड़ी थी। लेकिन 10 साल तक लगातार इन्होंने शासन किया। अंत समय में इन्हें लोकसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री से हटा दिया गया था और नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। इसके बाद इन्होंने कुछ कार्य किए थे हरियाणा में अपने मुख्यमंत्री रहते हुए, वो भी मैं बहुत जल्द में आपको बता देता हूं। डिजिटल गवर्नेंस की शुरुआत इन्होंने इसकी योजना बनाई थी और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हरियाणा में बखूबी किया था। साथ ही साथ परिवहन और बुनियादी ढांचा को सुधारने में भी इनकी अहम भूमिका थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रभावी ढंग से इन्होंने हरियाणा में लागू किया। इन्हीं के कार्यकाल में जाट आरक्षण, आप लोगों को याद होगा 2016 में जो हुआ था, इसके चलते पार्टी की छवि खराब हुई थी, या यूं कहें कि भाजपा थोड़ी सी कमजोर दिखी थी, जिसका परिणाम 2019 में भाजपा ने सीटें गंवाकर की थी। उनका प्रदर्शन कमजोर रहा था। इसके बाद ये केंद्रीय राजनीति में प्रवेश करते। जब इन्हें मुख्यमंत्री से हटाया गया तो 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद 2024 में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री के रूप में अभी ये कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये इनकी उपलब्धियां हैं। संगठन के व्यक्ति हैं, इन्होंने अपना कार्यकाल संगठन से ही शुरू किया और उसके बाद इनकी जो उपलब्धियां बनी वो हमने आपको बताया। और जो दूसरा नाम है वो है धर्मेंद्र प्रधान का। उड़ीसा के बहुत बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है ओबीसी समाज के, और इनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है इस पे भी आपको एक नज़र डालनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने
संगठन से लेकर केंद्रीय मंत्री बनने तक प्रभावशाली राजनीतिक सफर तय किया है। मोदी सरकार में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं अभी। इनका राजनीतिक सफर राजनीतिक स्तर, जमीनी स्तर से शुरू होकर राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने तक फैला हुआ है। प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर आप इनकी देखेंगे तो ये एक उड़ीसा के तालचेर से हैं। इनके पिता देवेंद्र प्रधान भी भाजपा के बड़े नेता थे और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, तो इनकी राजनीतिक विरासत परिवार से चली आ रही थी। अगर इनकी राजनीतिक सफर को अगर आप देखेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़कर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। वे युवाओं के बीच काफी पॉपुलर थे, इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये 2000 में उड़ीसा के पालीहर विधानसभा से विधायक बने। 2004 में देवगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने। 2009 में चुनाव ये हार गए थे। इसके बाद फिर से इनको संगठन में काम करने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दी गई। इसके बाद 2012 में राज्यसभा सांसद बने और फिर से 2018 में दूसरी बार राज्यसभा सांसद चुने गए और केंद्र में केंद्रीय मंत्री के रूप में अलग अलग भूमिका अभी तक निभाते चले आ रहे हैं। इन्होंने 2014 में केंद्रीय मंत्री के रूप में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में काम किया। 17 में इन्हें कौशल विकास और उद्यमिता, फिर से 2019 में जब मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ तो इनको पेट्रोलियम मंत्री फिर से बनाया गया और 2021 में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय फिर से दिया गया और अभी भी ये शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं। इन्होंने पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, जिसमें गरीब परिवार को गैस कनेक्शन देने की बात हुई थी। इसको प्रभावी ढंग से चालू करने के लिए इनको जाना जाता है और जो गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दी जा रही थी, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप हम उठा रहे थे, इसको भी सफलतापूर्वक इन्होंने चालू किया। कौशल विकास और शिक्षा मंत्री के रूप में नई शिक्षा नीति NEP 2020 इसको भी इन्होंने लागू किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया। अगर इनकी राजनीतिक प्रभाव को देखेंगे तो इन एक ओबीसी नेता के रूप में बहुत ही मजबूत नेता हैं, उड़ीसा से आते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने जिस प्रकार से जमीनी स्तर पर रहकर अपने संगठनात्मक कौशल, नीति निर्माण और प्रशासनिक क्षमताओं के दम पर भाजपा के प्रमुख नेताओं में अपनी जगह बनाई, ये काबिले तारीफ है। साथ ही साथ इनकी छवि एक प्रभावी रणनीतिकार और नीतिगत सुधारों को लागू करने वाले नेता के रूप में जाने जाते आ रहे हैं अभी तक। तो दोस्तों, ये जो दो नाम हैं ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में हैं और होली के बाद और रामनवमी तक आप देखेंगे कि मेरी जो जानकारी है इसके मुताबिक इन्हीं दो नामों में से कोई एक नाम आपको भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगला चुनाव बिहार का आने वाला है और
कोई भी जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसको उतना समय तो मिलना ही चाहिए जिससे कि बिहार की रणनीति बनाने के लिए उनके पास पर्याप्त समय हो और वहाँ के लोकल लीडरशिप से उनका तालमेल अच्छा बन सके। तो ये दो प्रमुख नाम हैं जो इस रेस में टॉप 2 में बने हुए हैं। नाम तो कई सारे चले, लेकिन मैंने सिर्फ उन दो नामों को आपको बताने की कोशिश की है जो इस रेस में लगभग टॉप 2 पोजीशन में है। और आने वाले समय में देखिएगा इन्हीं दो में से कोई एक आपको भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप में दिखाई देंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप अपना सहयोग भी दे सकते हैं, ज्वाइन बटन भी ले सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं, जिसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।